नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं मदर्स के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं आप लोगों को आज एक नई जानकारी देने जा रहा हूं। हमारे यहां मदर्स एजुकेशन हब में ऑनलाइन बैच शुरू किया जा रहा है, जो 27 जनवरी से आप लोगों को बैच शुरू किया जा रहा है। इसकी टाइमिंग होगी शाम 3 से 6 बजे तक। यहाँ पर रोज़ आपकी 3 घंटे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग की क्लासेस लाइव चलेंगी। ठीक है। इसके लिए फ़ीस बहुत कम रखी गई है। इसके लिए फ़ीस हमने नॉमिनल 2,999 रखी है। और 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे की वजह से हमें बहुत विशेष ऑफर में 10% ऑफ दिया जा रहा है, जो कि 27 जनवरी तक वैलिड है। ठीक है। इस बैच में मैथ्स के लिए आप लोगों को मैं मैथ्स के लिए मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मेरा नाम आकाश अवस्थी है। रीजनिंग के लिए आप लोगों के पवन जैन सर, जो बैंक की रीजनिंग के लिए बहुत ही फेमस है जयपुर के अंदर, वो आप लोगों को पढ़ाने जाएंगे। और इंग्लिश के लिए आपको बैंक स्पेशलिस्ट सर रमेश शर्मा सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। 3 घंटे आप लोगों की क्लासेस चलेंगी रेगुलर, और ये आप लोग क्लासरूम से डायरेक्ट देख पाओगे। और ये एक बढ़िया आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग आने वाले 3-4 महीने हमारे साथ जुड़ सकते हो। क्लासेस से आप लोग डायरेक्टली सीधे घर पर पढ़ सकते हो। इन दोनों कोरोना के माहौल में और बढ़ती ऑनलाइन शिक्षा के माहौल में आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकते हो। आप लोगों को वहाँ पर पूरे क्लासरूम वाला माहौल मिलेगा, और वहीं से आप लोगों को ऑनलाइन सारी बुकलेट्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बात करूंगा यहाँ पर कि मैथ्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मैथ्स के सिलेबस से रिलेटेड हम चीज़ें क्या कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। देखो, साल में लगभग 15 से 20 टाइप के एग्जाम निकलते हैं, जो एक ही सिलेबस को फोकस करते हैं, और वो बोलते हैं हम बैंकिंग सिलेबस। बैंकिंग के अलग अलग एग्जाम निकलते हैं, और उसी से रिलेटेड कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के भी एग्जाम निकलते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि IBPS की तरफ से 4 एग्जाम करवाए जाते हैं, जिसमें PO, क्लर्क, RRB रूरल बैंक्स में PO, RRB बैंक में PO, क्लर्क, ये वैकेंसी निकलती हैं। और लगभग 4 से 5 हज़ार वैकेंसी हर एग्जाम में मिलती है। यानी कि लगभग हमें 15 से 16 हज़ार वैकेंसी ये 4 एग्जाम में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा SBI इंस्टीट्यूशन अपना अलग एग्जाम करवाता है, जो हर साल PO और क्लर्क की वैकेंसी निकालता है। PO और क्लर्क की वैकेंसी निकालता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों एग्जाम भी इसी सिलेबस को फोकस में रख रखते हुए आप लोगों को मिलेंगे। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कुछ इंश्योरेंस कंपनी जैसे LIC, NIACL, NICL, इस टाइप की कुछ कंपनी अपनी अलग अलग वैकेंसी निकालती है। तो आप लोगों को बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है एक साल के अंदर। लगभग 10 बार 15 बार ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपको बोलते हैं कि आप लोग हमारे अंदर, हमारे बैंक इंस्टीट्यूशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। तो अगर आप लोग मेहनत करते हैं, थोड़ी सी मेहनत आप लोग करते हैं, और चीज़ों को ठीक तरीके से मैनेज करते हैं, तो आप लोग इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो, मैं इन सब में मैथ्स से रिलेटेड कौन कौन सा सिलेबस आता है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। देखो, मैथ्स के अंदर हम 2 टाइप में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक तो अर्थमेटिक वाला पार्ट होगा, एक तो अर्थमेटिक वाला पार्ट होगा, और दूसरा हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा। ठीक है।
दूसरा हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा। यहाँ पर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैं डिटेल से आप लोगों को इनके बारे में बताता हूँ कि डिटेल से हम चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि पहले हम ये देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है। हम बैंकिंग जॉब में जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, हमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। उसके बाद हमारा प्रोसेस क्या है एग्जाम का, हम किस टाइप के एग्जाम यहाँ पर देने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर पीओ लेवल पर प्री, मेंस और इंटरव्यू वाले एग्जाम देखे जाते हैं। ठीक है, ये 3 फेज होते हैं इंटरव्यू वाला, प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज होते हैं पीओ लेवल पर। और हम बात करते हैं क्लर्क लेवल पर, तो प्री और मेंस 2 टाइप के आप लोगों को एग्जाम मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग अर्थमेटिक और कैलकुलेशन वाला पार्ट, यही दोनों जो सिलेबस में आप लोगों को बताने वाला हूँ, वही यहाँ पर प्री और मेंस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अर्थमेटिक के अंदर हम पहला जो चैप्टर पढ़ते हैं वो है हमारे पास में टाइम एंड वर्क। अर्थमेटिक के अंदर पहला जो चैप्टर पढ़ते हैं वो है टाइम एंड वर्क। देखो, इस चैप्टर के बारे में आपको बता देता हूँ, ये चैप्टर बहुत आसान है। पूरा चैप्टर 4 टाइप के सवालों पर टिका हुआ है। पूरा चैप्टर 4 टाइप के सवालों पर टिका हुआ है। एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आप लोगों के मैथ की शुरुआत वहीं से करूँगा जहाँ से आप लोगों ने छोड़ा होगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि 7वीं 8वीं क्लास में हमने ये चैप्टर पढ़ा था टाइम एंड वर्क, वहाँ पर हमें ज़्यादा लिखने के मार्क्स मिलते थे। यहाँ पर हमें कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो हमें कम लिखना है और हमें जल्दी से कैसी अप्रोच लगानी है वो देखनी है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा, कंसेप्ट कैसे चलते हैं इस टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। 4 टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं पहले उनके बारे में बात करेंगे। ये 4 टाइप मेन है और हर टाइप के अंदर 10 से 15 टाइप से वो सवालों को घुमा फिरा के, लैंग्वेज को घुमा फिरा के आप लोगों से सवाल पूछ सकता है। तो किस किस टाइप के सवाल मिलेंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो मैं बताता हूँ, टाइम एंड वर्क में आधी बातें तो आप लोग खुद से जानते हो। अर्थमेटिक के अंदर आधी बातें तो आप लोग खुद जानते हो और आधी बातें मैं आप लोगों को जहाँ से आप लोग जानते हो वहीं से जोड़ने की कोशिश करूँगा। जैसे हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर, मैं आप लोगों से नॉर्मल सी बात पूछूंगा कि ए और बी नाम के 2 व्यक्ति हैं। एक ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है। हम बात करते हैं यहाँ पर, हमने किसी काम का ऑर्डर दिया इनको करने को, तो ए उस काम को 20 डेज में कर देता है। बी को मैंने ऑर्डर दिया तो ये 30 डेज में उस काम को कर देता है। मैं आप लोगों से ये नहीं पूछूंगा कि इसमें सवाल क्या है, मैं सिर्फ आप लोगों से ये पूछूंगा कि आप लोगों को एक किसी काम का ऑर्डर दे रहे हैं, कोई भी काम है, जैसे XYZ कोई भी काम है, हम यहाँ से इनसे पिज्ज़ा बनवा सकते हैं, बर्गर बनवा सकते हैं, हम यहाँ से चेयर बनवा सकते हैं, इनसे बैग बनवा सकते हैं, टेबल बनवा सकते हैं। ये 2 फ्री के कारीगर हैं हमारे लिए। लेकिन अब हमें ये जानना है कि अगर हम ए को बुलाते हैं अपना मकान बनवाना है तो ये 20 दिन में बना के फ्री कर देता है। अगर हम बी को बुलाते हैं तो ये उसी काम को 30 डेज में कर देता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इन दोनों में से कौन सा कारीगर अच्छा है, ए या बी। तो मेरे हिसाब से ये सब लोग जानते हैं। मैं ऑफलाइन क्लासेज लेता हूं, मुझे काफ़ी अनुभव है इस बात का। मैं पिछले 5 वर्षों से मदर्स एजुकेशन हब में पढ़ा रहा हूं। मुझे अनुभव है कि ये हर व्यक्ति ये बात बता देता है कि ए वाला जो है वो कारीगर अच्छा है, क्योंकि इसके काम करने की गति ज़्यादा है। ये कम समय में किसी भी काम को निपटा देता है, बजाय बी के ये काम को जल्दी कर देता है। इसका मतलब यह है कि इसकी गति ज़्यादा है किसी भी काम को करने की। तो हम यहाँ पर स्पीड की बात करते हैं। पूरे चैप्टर के अंदर एक ही फॉर्मूला चलता है, वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू में स्पीड। मैं स्पीड बोल रहा हूँ, इसे एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। हिंदी में इसके और भी कई नाम हैं, जैसे इसको कार्य क्षमता बोलते हैं, या वर्क पर डे बोलते हैं, काम प्रतिदिन बोलते हैं, या काम प्रति समय बोल सकते हैं हम, या इसको क्षमता, दक्षता, कुशलता के नाम से भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पूरा चैप्टर इस एक फॉर्मूले पर बेस्ड है। मैं बता देता हूं आपको, वर्क इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम, ये हमारे पास में पूरा चैप्टर चलता है। इस फॉर्मूले पर पूरा चैप्टर चलता है। तो हम बात करते हैं यहाँ से, एक टाइप के सवाल ऐसे होंगे कि ए किसी काम को इतने टाइम में, बी इतने टाइम में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में करेंगे। तो ये नॉर्मल सी बात है कि अगर ये दोनों साथ काम करने लग जाएंगे तो काम जो है वो और भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ काम बी कर रहा होगा, कुछ ना कुछ ए काम कर रहा होगा, तो दोनों के काम करने की गति बढ़ जाएगी और ये दोनों जल्दी से काम करने लगेंगे, यानी कि कम टाइम में काम को फिनिश कर देंगे। तो एक टाइप के सवाल हमारे पास में ऐसे मिलते हैं और इनको भी वो 15-20 तरीके से आप लोगों से पूछ लेता है। 15-20 तरीके कैसे, मैं आपको बताता हूं कि ए बी
का टाइम देके आप लोगों से ए और बी का पूछ लिया, आप लोगों को 3 लोगों के लिए अलग अलग टाइम देके तीनों एक साथ कितने टाइम में करेंगे ये आपसे पूछ सकता है। ये आप लोगों से ये पूछ सकता है कि एक किसी काम को इतने आवर पर डे काम करे। जैसे 3 घंटे की आपकी क्लास चलेंगी रोज, आप 6 दिन तक पढ़ोगे, तो 6 दिन में आप लोग 18 आवर्स पढ़ लेते हो। तो ये इस टाइप से इस क्वेश्चन से जोड़ सकता है कि ए अगर 3 घंटे रोज काम करे तो 6 दिन में काम को फिनिश कर सकता है। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि वो 18 आवर्स में काम को फिनिश करता है। या बी नाम का कोई व्यक्ति है, मान लो एक दूसरी क्लास है जिसकी 2 घंटे रोज क्लास लगती है, कि 2 घंटे क्लास लगती है, तो वो 5 दिन तक पढ़ता है, तो मतलब वो 10 दिन में किसी काम को फिनिश करता है, 10 दिन में उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं आपको बताता हूं कि ए 18 आवर्स में और बी 10 आवर में कर लेता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने आवर में कर लेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से तीसरे टाइप में पूछे जा सकते हैं। चौथे टाइप में मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर ऐसे बोल देगा कि ए और बी साथ काम करने लगे, लेकिन ए बीच में छोड़कर चला जाता है, फिर वो काम बचा हुआ काम बी को करना पड़ता है। यानी कि कभी कोई छोड़कर चला जाता है तो किस स्थिति में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इस टाइप के सवाल भी पहले टाइप में पूछे जा सकते हैं, हम मेन टाइप पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे टाइप आप लोगों के पास में मिलेंगे, अलग अलग टाइप के सवाल बनेंगे। और जब तक मुझे आप लोगों को क्लास में करवाते हुए क्वेश्चंस में संतुष्टि नहीं मिल जाती है कि अब आप लोग सीखने लगे हो, तब तक मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बना बना के यहाँ पर पूछता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बोलता हूँ कि दूसरे टाइप के जो टाइम एंड वर्क में सवाल मिलते हैं वो स्पीड पर बेस्ड होते हैं। कि स्पीड का रेशो आपको दे देता है कि ए और बी की स्पीड का रेशो 3:2 है। ए किसी काम को 20 डेज में कर देता है, तो बी कितने टाइम में करेगा ये आपसे पूछेगा। इस टाइप से आप लोगों से सवाल पूछ सकता है। तो नॉर्मल सी बात आप लोग ये सोचेंगे कि यार ए की स्पीड ज़्यादा है, बी की स्पीड कम है। ए की स्पीड ज़्यादा है, बी की स्पीड कम है, तो ए किसी काम को करने में कम टाइम लेगा और बी ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस पर कंसेप्ट पर बेस्ड आप लोगों को सवाल मिलते हैं, यानी कि स्पीड का रेशो देके। ठीक है, इसमें भी कई टाइप से वो घुमा सकता है सवालों को, वो हम इस चैप्टर को करते टाइम ध्यान देंगे। तीसरे टाइप के जो सवाल बनते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर, वो हम कहते हैं कि यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि 10 लोग हैं इनको एक मकान बनाने का हमने ठेका दिया। 10 लोग हैं, इनको एक दीवार बनाने का एक ठेका दिया, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो ये 10 लोग उस दीवार को 20 दिन में बना सकते हैं, 20 दिन में बना सकते हैं। मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ कि मान लो ये दीवार है, मान लो ये दीवार है, इसको बना रहे हैं 10 लोग, तो इसे 20 दिन में बना सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 10 की बजाय 20 लोग आ जाएं जो सेम एफिशिएंसी के हैं, सेम एफिशिएंसी के हैं, मतलब जो इनकी एफिशिएंसी थी उसी एफिशिएंसी के 20 लोग आ जाएं, तो ये दीवार कितने दिन में बन जाएगी। तो ये सवाल भी जब क्लास में पूछा जाता है तो लगभग 80 से 90% स्टूडेंट्स इसका जवाब दे देते हैं कि ये 20 लोग अगर लगा दिए जाएं तो समय कम लगेगा, 10 लोग ज़्यादा समय लेंगे और 20 लोग जो है वो कम समय लेंगे। यहाँ पर अगर हमने मेन को डबल कर दिया है तो हमारे पास में टाइम जो है वो आधा लगेगा, यानी कि ये 10 दिन में ही काम फिनिश कर देंगे। एक्चुअल में ये कुछ और नहीं, ये टाइम एंड वर्क का ही एक दूसरा, जो हम यहाँ से वर्क इक्वल्स टू स्पीड इंटू में टाइम कहते हैं, उसी का एक दूसरा फॉर्मूला बनाया जाता है और उस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में हम मैन पावर को स्पीड की तरह देखते हैं, मैन पावर को स्पीड की तरह देखते हैं, यानी कि मैन पावर बढ़ा दी जाए इसका मतलब हमने स्पीड बढ़ा दी है, तो काम जल्दी होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास में, m1d1 बराबर m2d2। ये आपको पूरे प्रूफ बताए जाएंगे कि किस टाइप से फॉर्मूले बनते हैं। मेरा कोई भी आप लोगों को चैप्टर के अंदर मैं फॉर्मूले आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आप लोग रट लो इससे आंसर करेंगे, नहीं। हम यहाँ पर कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट कैसे चलते हैं उसके बारे में आप लोगों को सीखना है, और उसके बाद कैसा भी सवाल आ जाए हम लोग उसे अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10 लोग हैं वो 20 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, 10 लोग 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 लोग उसे कितने दिन में करेंगे ये निकालते टाइम हम कहेंगे कि 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में 10 दिन आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास में फॉर्मूला चलता है। अब इस फॉर्मूले को भी हम अलग अलग घुमा फिरा के यहाँ से पूछते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास में जो टाइप बनता है, चौथा जो टाइप बनता है वो बनता है पाइप और सिस्टम वाला। यहाँ से मैं आप लोगों को एक टंकी बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास में एक टंकी है। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ, मान लो इसके अंदर 2 नल लगाए हुए हैं,
हमने दो नल लगाए हुए हैं, एक नल है ए वाला, एक नल है ए वाला जो इसके अंदर पानी भरता है, दूसरा नल है बी नाम का, दूसरा नल है बी नाम का, वो भी अभी पानी भर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 20 मिनट में इस टंकी को फुल भर सकता है, दूसरा जो है वो 30 मिनट में टंकी को फुल भर सकता है। तो अगर ये दोनों साथ खोल दिए जाएं तो टंकी जल्दी भर जाएगी या लेट भरेगी? देखो ये 20 मिनट में भरता है, ये 30 मिनट भरता है। अगर दोनों भरने वाले ही नल हैं तो हम ये कहेंगे कि टंकी जो है वो और भी जल्दी भर जाएगी। 20 और 30 मिनट में दोनों भर रहे हैं तो दोनों कुछ ना कुछ पानी भरेंगे और ये 12 मिनट में टंकी भर जाती है। कैसे भर जाती है ये तो हम कंसेप्ट सीखेंगे तभी बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये 12 मिनट इसका आंसर आ जाता है, मतलब दोनों नल जो है वो मिलकर जल्दी भर देते हैं। इसके अंदर डिफरेंट क्या है, पहले वाले टाइप के जैसा ही ये सवाल मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि नल बी यहाँ ना होके कई बार यहाँ होता है, यानी कि ये पानी खाली करने वाला होता है, यहाँ से पानी खाली करने वाला होता है बी नल, ये 30 मिनट में खाली कर देता है। तब ये पूछ लेता है हमसे कि ये दोनों नल कितने टाइम में इस टंकी को भर देंगे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि इस केस में ये नेगेटिव एफिशिएंसी काम करती है, नेगेटिव एफिशिएंसी काम करती है, यानी कि ए तो भर रहा है और ये बी खाली कर रहा है, तो दोनों खोल दी जाए तो बजाय 20 मिनट के हमें टंकी को भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके अंदर हम नेगेटिव स्पीड कैसे काम लेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये टाइम एंड वर्क का मैंने एक ओवरव्यू दिया है। ऐसे में हर टॉपिक के बारे में आप लोगों को ओवरव्यू दे सकता हूं, लेकिन आप लोग इसे शॉर्ट में वीडियो शॉर्ट करने के चक्कर में इसे थोड़ा थोड़ा सा बताता हूं कि सिलेबस में और क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ से, हम एक चैप्टर पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैंकिंग के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ है तो वो परसेंटेज है। ये हमारा पूरा बेस है, अर्थमेटिक का पूरा बेस परसेंटेज और रेशो ही है, ठीक है। परसेंटेज और रेशो एक ही बात है, परसेंटेज और रेशो एक ही बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इनको अलग चैप्टर इसलिए बनाया है क्योंकि इनके थोड़े थोड़े से कंसेप्ट जो है वो अलग टाइप से चलते हैं, लेकिन बात एक ही है। बात एक कैसे है कि आप लोग 3:5 लिख लो या 3/5 लिख लो या 60% लिख लो, बात एक ही होती है, बात एक ही होती है। परसेंटेज में 60% लिख लो या 3/5 लिख लो, या फिर आप लोग और अच्छे से समझो कि हाफ लिख लो, 1/2 लिख लो या 50% लिख लो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो रेशियो और परसेंटेज दोनों एक ही चैप्टर होते हैं। हम यहाँ पर शुरुआत यहाँ से करेंगे कि परसेंटेज और कुछ भी नहीं, 100 को बेस मानकर किसी भी नंबर की कैलकुलेशन है, 100 को बेस मानकर किसी भी नंबर की कैलकुलेशन परसेंटेज है। या परसेंटेज ये 1/100 हमें बार बार ना लेना पड़े, इसलिए हमने इसको एक साइन दे दिया परसेंटेज। और यहीं से शुरू करते हुए मैं आप लोगों को 6 से 7 दिन इसकी थ्योरी बताऊंगा, यानी कि परसेंटेज बढ़ाते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, परसेंटेज का यूज कैसे होता है, परसेंटेज की लैंग्वेज कैसे घुमाई जाती है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और उसके अंदर हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, जिसमें एक पॉइंट आएगा सक्सेसिव चेंज। परसेंटेज का सक्सेसिव चेंज एक ऐसा पॉइंट है, सक्सेसिव चेंज एक ऐसा पॉइंट है जो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है सीआई से, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट से पूरी तरीके से ये जुड़ा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट से ये पूरा चैप्टर जुड़ा हुआ है। हमारा अगला चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होगा। देखो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगा कि इनमें अंतर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या है, और दो दो बातें इन दोनों के अंदर कहूंगा। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और ये कैसे चलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और कैसे चलता है। बाकी सारे कंसेप्ट जो हम परसेंटेज में पढ़ेंगे, जो सक्सेसिव चेंज के हैं, वो इसके अंदर यूज लूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक कनेक्शन दिख जाएगा कि परसेंटेज से सीआईएसआई कैसे जुड़ता है, और हर सवाल आप लोग कर पाओगे। सीआई के आप लोगों ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं आप लोगों को 8-10 फॉर्मूले बताऊंगा जिससे आप लोग सवालों को कर सकते हो, लेकिन फिर भी उनमें से 3-4 मेथड ऐसे हैं, फॉर्मूले क्या कंसेप्ट होंगे, वो 3-4 मेथड ऐसे हैं जिनसे आप लोग कोई भी सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो, चाहे वो कितना भी कैलकुलेटिव हो। आप लोग 3-4 सेकंड में उसके बारे में थीम बना के और उस सवाल को 15 से 20 सेकंड में कर दोगे, ठीक है। मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड में उस सवाल को कर देंगे, नहीं तो इजी सवाल तो आप लोग देखते ही करने लग जाओगे। कंसेप्ट आप लोगों को सीखने हैं, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ, परसेंटेज से जुड़ा हुआ पूरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, नफा और नुकसान। आप लोग सब जानते हैं कि नफा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, फायदा क्या होता है, या हानि क्या होती है।
इसके बारे में सब लोग जानते हैं। यहाँ पर हम मूलतः कुछ चीज़ों के बारे में सीखेंगे। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि एक पेन अगर 10 रुपये का है, इसे 12 में बेच दिया जाए तो 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। इसे 7 रुपये में बेचा जाए तो लॉस होता है 3 रुपये का। और इसे 15 का बोल के 12 में बेच दिया जाए तो हम मार्क प्राइस 15 बोल के 12 में बोल देंगे। ठीक है, इससे मैं कुछ फॉर्मूलेज आप लोगों को बताऊंगा और वो फॉर्मूलेज सारे काट दूंगा। वो फॉर्मूलेज बताते इसलिए ताकि कुछ लोग वो पसंद करते फॉर्मूले तो उनको पता चल जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैथ्स में रटने के लिए कुछ भी नहीं है, आप लोगों को समझने का सारा सिस्टम है कि आप लोग समझते कैसे हो चीज़ों को। यहाँ पर सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो परसेंटेज का ही चलेगा। इसका मतलब यह है कि परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज और भी डेटा इंटरप्रिटेशन में और सिंप्लीफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, इस पूरे चैप्टर के अंदर भी हम 4 टाइप के सवालों के बारे में पढ़ते हैं और एक ही फॉर्मूला चलता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम है। एक ही फॉर्मूला चलता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। देखो आप लोग कनेक्ट करके पढ़ोगे ना कि डिस्टेंस बराबर स्पीड टाइम हुआ तो हुआ क्यों, उसके बाद में इसमें कौन कौन से कंसेप्ट है, इनके बेसिक ओवरव्यू बनाया और उसके बाद पढ़ते हो तो आप लोगों की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसके अंदर 4 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। एक बनते हैं एवरेज स्पीड वाले सवाल। एवरेज स्पीड वाले 10 से 12 टाइप के सवाल बनते हैं। 10 से 12 टाइप के कौन से सवाल है वो थ्योरी में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिसे मैं थ्योरी बोल रहा हूँ वो एक्चुअल में कंसेप्चुअल थ्योरी है जो पूरे चैप्टर से रिलेटेड है और उस थ्योरी को करने के बाद में आप लोगों का दिमाग जो है वो उस चैप्टर में चलने लग जाता है और आप लोग सवालों को करने लगते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अंदर एवरेज स्पीड। सेकंड हमें पढ़ना है इसके अंदर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब दो वस्तुएं मूव करती हैं तो हम रिलेटिव स्पीड का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास में होता है डिस्टेंस और टाइम फिक्स वाले सवाल। डिस्टेंस अगर सेम हो, जैसे आप लोग यहाँ से घर जाते हो, कोचिंग से घर जाते हो और घर से कोचिंग आते हो, तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आप लोग कम समय लोगे, आपकी स्पीड कम होगी तो आप लोग ज़्यादा समय रहोगे। दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, घर से कोचिंग की दूरी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स डिस्टेंस और फिक्स टाइम वाले सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं और ये बेहद ईजी है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड हम 2 टाइप और पढ़ते हैं। जो दो टाइप है वो ट्रेन वाले और बोट एंड स्टीम वाले हैं। ट्रेन वाले और बोट एंड स्टीम वाले हैं। ट्रेन वाले के अंदर आप लोगों को मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से 5 मिनट कुछ बातचीत करूँगा। जैसे शुरुआत में हम टाइम एंड डिस्टेंस के सिलेबस करेंगे और 5 मिनट में आप लोगों को इस तरीके से कि ये ट्रेन है, ये इसको पास कर रही है, कितने टाइम में करेगी, कितना दूरी लगेगी, ऐसे 5-6 कंडीशन बताऊंगा और आप लोग खुद ही बताते चलोगे क्योंकि आप लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस पहले पढ़ रखा होगा, उसमें से थ्योरी आधी से ज़्यादा पढ़ रखी होगी, रिलेटिव स्पीड के बारे में पढ़ रखा होगा, तो आप लोग खुद से ही सारी इक्वेशंस बनाते चलोगे और वो 5-6-10 मिनट के अंदर आप लोग ट्रेन वाले सारे सवालों को समझ जाओगे। वैसे के वैसे ही 5 मिनट, उससे भी कम टाइम हम बात करेंगे सिर्फ बोट एंड स्ट्रीम वाले सवालों की। वहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप स्विमिंग पूल में तैरते हो तब क्या सिस्टम रहता है और आप लोग नदी में तैरते हो तो क्या सिस्टम रहता है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात जानकारी लेंगे और उसके बाद में रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट वहां पर हम लगा देंगे। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर के बाद में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आता है, उसका नाम है एवरेज। एवरेज यानी कि औसत। देखो औसत वाला चैप्टर आज भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि 20 और 40 इनका एवरेज पूछे कोई कि एवरेज बताओ क्या है, तो आप लोग कह देखो कि 20 + 40 मतलब संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ये हम देखते हैं तो 30 एवरेज निकल के आ जाता है। लेकिन ये तो बहुत आसान है, हम 5-6 नंबर के बारे में बात करेंगे या हम 35-40 नंबर के बात करेंगे तो हम ये ऐड करके और हम नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड नहीं करते हैं, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेविएशन मेथड ऐसा है कि आप लोग वहाँ पर चीज़ों को समझने लगते हो डेविएशन मेथड के थ्रू और आसानी से कर लेते हो। मतलब ये एवरेज वाला चैप्टर जो है वो बेसिक से तो कोई भी कर सकता है,
बेसिक से तो आज भी आप लोग कोई भी सवाल उठा के देखोगे तो एवरेज के सवाल कर सकते हो, लेकिन बेसिक में जाने में कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है और दूसरा हमें कई बार तकलीफ भी होती है, लेकिन डेविएशन मेथड जो है वो आप लोगों की वो कन्फ्यूजन दूर कर देता है और आप लोग उन सवालों को आसानी से करने लगते हो। ठीक है, इसके बाद में एवरेज के बाद में मैं आप लोगों को रेशो से रिलेटेड 4 चैप्टर करवाऊंगा। रेशो के अंदर एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इसके बारे में हम सीखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, रेशो के बेसिक कंसेप्ट प्लस में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम सीखेंगे। और एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम में लिया जाता है। ठीक है, तो वहां पर हम इसे देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर रेशो तो हम पढ़ेंगे, रेशो एंड प्रोपोर्शन। मैं सारी बातें आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि कैसे चीज़ें चलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, क्या इनका यूज होना चाहिए आप लोगों को समझने के लिए। देखो, इसके अंदर एक चैप्टर है हमारे पास में मिक्सचर, बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें 4 कंसेप्ट होते हैं, ओनली 4 कंसेप्ट होते हैं और बेहद आसान होते हैं। जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक सवाल, कंसेप्ट जैसे यहाँ से यही बात मैं आप लोगों को बताऊंगा और ये पूरी बात हमारे पास में इसकी थ्योरी के रूप में चलेगी। देखो, यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ। मान लो एक कंटेनर है ये, इसमें मैंने मिल्क और वाटर डाल दिया है, मिल्क और यहाँ पर मैंने वाटर ऐड कर दिया है, और मैंने मान लो ये टोटल 50 लीटर का मिक्सचर अभी देख रखा है। अब मैंने क्या किया, इसमें 25 लीटर मिल्क और 25 लीटर वाटर डाला हुआ है। मैंने यहाँ पर 25 लीटर मिल्क और 25 लीटर वाटर डाला हुआ है। ठीक है, तो मैं ये बात करूँगा, 25 लीटर मिल्क और 25 लीटर वाटर डाला हुआ है। अगर मैं इसमें से एक 10 लीटर की बाल्टी निकाल लेता हूँ, 10 लीटर की बाल्टी निकाल लेता हूँ, तो मुझे ये बताओ कि इसमें मिल्क और वाटर कितना कितना आएगा। मुझे ये बताना है आपको कि इसमें मिल्क और वाटर कितना कितना आएगा। तो आप कहोगे कि सर इसमें बराबर बराबर दूध और पानी है, तो इस 10 लीटर के अंदर भी बराबर दूध और बराबर पानी आएगा। ऐसी कोई बाल्टी दुनिया में नहीं है कि हम दूध और पानी के मिक्सचर में डालें और सिर्फ दूध दूध निकल के आ जाए, प्योर दूध निकल के आ जाए या प्योर पानी निकल के आ जाए। ऐसा नहीं है। जिस रेशो में दूध और पानी होते हैं 1:1 में है, तो 1:1 में ही निकल के आते हैं। एक बात ये निकलती है। ठीक है, दूसरी बात हम ये कहते हैं कि 50 में से 10 निकालने के बाद में ये 40 लीटर रह गया होगा, और हम ये कहते हैं कि हम मिल्क और वाटर में से 25 लीटर में से 5 लीटर इधर चला गया है, तो 20 बचा होगा। 25 वाटर था, 5 लीटर हमने निकाल लिया है, तो अब 20 बचा होगा। यानी कि हम ये कहते हैं कि दूध और पानी का रेशो पहले 1:1 था, तो 1:1 में निकलेगा और 1:1 में ही रह जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मिक्सचर का, और मुझे लगता है कि ये बहुत आसान बात है, आप लोग सब लोग जानते होंगे। इससे रिलेटेड 2-3 बातें और मैं कहूँगा और ये पूरा चैप्टर बेहद आसान लगने लग जाएगा। मुझे लगता है कि इस चैप्टर में बहुत लोग परेशानी महसूस करते हैं, लेकिन एक बार सिस्टमेटिकली तरीके से इस थ्योरी को पढ़ा जाए तो ये चैप्टर सबसे आसान आप लोगों को लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी। ठीक है, इसके बाद में मिक्सचर के बाद में हम इसी से रिलेटेड 2 चैप्टर और पढ़ते हैं, एक एज वाला चैप्टर, एक पार्टनरशिप वाला। ठीक है, आजकल पार्टनरशिप की डेटा इंटरप्रिटेशन पूछी जा रही है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप साझेदारी, इससे रिलेटेड डेटा इंटरप्रिटेशन पूछी जा रही है। तो लेटेस्ट पैटर्न पर जितने भी सवाल होंगे आप लोगों को क्लास में दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से करोगे और बहुत आसान चैप्टर है दोनों, एज वाला और पार्टनरशिप वाला। छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, वो यहाँ पर हमें काम में लेने हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड देखो, एक चैप्टर है हमारे पास में, इनसे रिलेटेड नहीं है, वो है हमारे पास में मैंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं 2D और 3D फिगर्स के एरिया और वॉल्यूम, पेरीमीटर, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बारे में, यानी कि आयतन, क्षेत्रफल, उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या परिमाप के बारे में हम यहाँ से बात करते हैं। देखो, इस चैप्टर में भी मैं आप लोगों को फॉर्मूले रटने को नहीं कहूँगा, आप लोग यहाँ पर फॉर्मूले समझोगे कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं और हम कैसे याद रख पाते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है
या फिर स्फीयर यानी कि गोले का वॉल्यूम क्या है या टोटल सरफेस एरिया क्या है, वो सिर्फ हमें समझना है और समझ जाते हैं तो ये हमेशा के लिए चैप्टर याद हो जाता है। और आप लोगों के क्योंकि ज्योमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए पूरा चैप्टर फ्री के नंबर है। आप लोगों को यहाँ पर ज्योमेट्री से रिलेटेड बातें नहीं की जाएंगी, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे और उन्हें हम समझ लेंगे कि फॉर्मूला बनते कैसे हैं। तो ये चैप्टर जो है वो आप लोगों के फ्री के मार्क्स देगा। ठीक है, अब देखो, ये हमारे पास में रहा पूरा अर्थमेटिक से रिलेटेड चैप्टर्स। अब हम बात करते हैं कैलकुलेटिव चैप्टर्स की। ठीक है, कैलकुलेटिव चैप्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो एक हमारे पास में चैप्टर आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, इसके 10 क्वेश्चन आप लोगों को प्री के अंदर मिलते हैं और ये ज़्यादा कुछ नहीं, इसके 10 क्वेश्चन आप लोगों को प्री के अंदर मिलते हैं। ये ज़्यादा कुछ नहीं, परसेंटेज और कैलकुलेशन का एक कॉम्बिनेशन है। परसेंटेज वाली चीज़ों का और कैलकुलेशन का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर थोड़ी सी बातें आप लोगों को स्क्वायर, क्यूब, सर्ट्स, इंडिसेस, इनके बारे में जानकारी चाहिए होती है ताकि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम डिजिट सम अप्लाई करने के बारे में भी देखेंगे कि डिजिट सम से हम कैसे सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, कैलकुलेटिव चैप्टर है। इससे रिलेटेड अपने पास में सिंप्लीफिकेशन अगर आप लोग कर लेते हो तो यहाँ से एक चैप्टर है हमारे पास में नंबर सीरीज। देखो नंबर सीरीज जो है वो आसान है और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं नंबर सीरीज के और नंबर सीरीज पे काफ़ी फोकस किया गया है, ढंग से इसकी शीट बनाई गई है। ठीक है, इसमें बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे कि किस किस टाइप के पैटर्न बन सकते हैं और वो बहुत ही बेहतरीन सीट है। आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने स्पेशल क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं और किस टाइप से उनको सॉल्व किया जाता है। नंबर सीरीज के बारे में हम यहाँ से देखेंगे। इसके बाद में हमारे पास में एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी इजी है, इसके भी आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिटेलिंग हम करेंगे इसे कैसे 4 स्टेप से हम 2 स्टेप में कर सकते हैं। डिटेल में सीखेंगे 4 स्टेप कैसे बनते हैं, उसके बाद में हम 2 स्टेप में कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे और ये क्वेश्चन आसानी से आप लोगों से होने लगेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर एक चैप्टर हमारे पास में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी है। परमुटेशन में हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन की और प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता की, संभावना की बात करते हैं। ठीक है, ये तीनों चैप्टर जो हैं वो आपस में रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। जैसे 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं। ठीक है, ये 2 लोग हैं, काफ़ी खुश हैं। एक ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा बी नाम का व्यक्ति है। हम इन्हें, इनके पास में 2 सीट हैं। ठीक है, 2 सीट हैं, इन्हें हम कितने टाइप से बिठा सकते हैं ये जानना होता है। अरेंजमेंट में कितने टाइप से बिठा सकते हैं इन्हें, ये अरेंजमेंट में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे या तो ए को यहाँ बिठा दें, फिर बी को यहाँ बिठा दें, या फिर यह है कि बी को पहली सीट पे बिठा दें, इसको दूसरी सीट पे बिठा दें। तो इसके 2 अरेंजमेंट होते हैं। अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं परमुटेशन। ठीक है, और सिलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। मान लो इन दोनों का चुनाव करें, हम इन दोनों का चुनाव करें कि हमें क्लास में रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, हमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव या मॉनिटर बनाना है। तो हमारे पास में कितने तरीके हो सकते हैं, हमें एक व्यक्ति सेलेक्ट करना है तो हम या तो ए को सिलेक्ट कर सकते हैं या बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास में 2 सिलेक्शन, 2 टाइप के सिलेक्शन हो सकते हैं। तो हम इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन, इसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। और संभावना क्या है, एक की संभावना क्या है कि ये मॉनिटर चुना जाए, एक की संभावना क्या है कि ये मॉनिटर चुना जाए, ये संभावना व्यक्त करता है प्रोबेबिलिटी। यार इसकी एक संभावना है टोटल 2 केसेस में से, तो इसकी आधी संभावना है कि ये 50-50% चांस है, 2 कैंडिडेट हैं तो जीतने और हारने में इसके 50-50% चांस है कि एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाए। तो ये जानना प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 चैप्टर्स की बात करते हैं। एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन और एक है हमारे पास में डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी, इन चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेटा इंटरप्रिटेशन के कई टाइप होते हैं, मैं आप लोगों को वर्बल बता देता हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन मैं आप लोगों को वर्बल बता देता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन की हम लगभग 10 टाइप की डीआई पढ़ते हैं और आप लोगों की बेहतर सुविधा के लिए हमने टॉपिक वाइज डीआई बनाई है। टॉपिक वाइज डीआई, हर चैप्टर के पीछे आप लोगों को CISI से रिलेटेड डीआई,
टाइम एंड वर्क से रिलेटेड डीआई, परसेंटेज से रिलेटेड डीआई, सारे टाइप की डीआई आप लोगों को मिलेंगी। और इसके अंदर जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल पजल या कैसल डीआई, जो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई होती हैं उनको हम कैसल डीआई या अर्थमेटिक बेस्ड डीआई या मैथमेटिकल पजल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं पाई चार्ट की। जो सर्कुलर फॉर्म में डेटा दिया होता है वो पाई चार्ट होता है। उस डेटा को रीड करते हैं और परसेंटेज का कंसेप्ट पूछ लेता है वो इसके अंदर कि कौन सी कंपनी में प्रोडक्शन दूसरी कंपनी से इतना परसेंट ज़्यादा है, या उस कंपनी में इतना प्रोडक्शन है, इस कंपनी में इतना प्रोडक्शन है, तो कितना परसेंट ज़्यादा हो गया एक कंपनी में प्रोडक्शन। इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, यानी कि यहाँ भी परसेंटेज रेशियो और एवरेज से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। इसके अंदर हम टेबुलर डीआई की बात करते हैं। टेबल की फॉर्म में आपको डेटा दिया होता है, उसे रीड करके हमें 5 सवालों के आंसर देने होते हैं। और बेहद ईजी आप लोगों को लगेगा जब आप लोग ये अर्थमेटिक वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे, तब आप लोग इन चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसके बाद हम बात करते हैं लाइन ग्राफ और बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ वाले इस टाइप से आप लोगों को सवाल मिलते हैं, यहाँ से डेटा रीड करना इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एक हमारे पास में डीआई होती है रडार डीआई। तो रडार डीआई कुछ ऐसे चलती है, उसमें इस तरीके से शेप में आप लोगों को कुछ डेटा दिया होता है और एक लाइन दी होती है, उसको रीड करना होता है कि डेटा कौन कौन से पॉइंट पे है और किस तरीके से इसे टेबुलर डीआई में चेंज करके हम सवाल करते हैं। ठीक है, स्कैटर डीआई पूछी जाती है, स्कैटर डीआई पूछी जा सकती है आप लोगों से, ट्रायंगुलर डीआई पूछी जा सकती है, मिसिंग डीआई पूछी जा सकती है। इस टाइप से कई वेन डायग्राम रिलेटेड डीआई पूछी जा सकती है। ऐसे कई टाइप की डीआई है, सारी टाइप्स की डीआई के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। फिर एक चैप्टर बनता है डेटा सफिशियंसी। डेटा सफिशियंसी वाला चैप्टर कहता है अर्थमेटिक के बारे में कि अगर हमारे पास में दो लोग हैं ए और बी, ये किसी काम को, ये पूछ रहा है कि ये किसी भी काम को कितने टाइम में करेगा। अगर बी उस काम को 40 दिन में और बी उस काम को 30 दिन में करते हैं, तो ए कितने टाइम में करेगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो देखो ये स्टेटमेंट के रूप में आप लोगों से बात करेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए केवल पहला स्टेटमेंट पर्याप्त है, पहला स्टेटमेंट सफिशिएंट है, या केवल दूसरा सफिशिएंट है, या दोनों की जरूरत होगी, या दोनों से नहीं दे सकते, या हम कुछ नहीं कह सकते। ये इस तरीके के 5 पॉइंट्स आप लोगों से पूछता है और उनके बारे में हम यहाँ से पूरी अर्थमेटिक की कैलकुलेशन लगा के हमसे ये सवाल पूछता जाता है। मतलब ये कुछ और नहीं, चैप्टर पूरी अर्थमेटिक का एक ज्ञान है जिसे हम अर्थमेटिक करने के बाद में बेहद आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में बात की मैथमेटिकल सिलेबस के बारे में कि मैथ्स में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये सिलेबस आपको इंटरेस्टिंग लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद में आपको फैसला करना है कि ये जॉब हमें करनी है या नहीं करनी है, या हमें इसके अंदर क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, इसके बारे में पता करें और एक बढ़िया चुनाव करें। और मैं आप लोगों को एज ए टीचर ये सलाह देता हूँ कि अभी आप लोगों के लिए बैंकिंग में जितनी वैकेंसी निकलती हैं और जितने फास्ट प्रोसेस इसके अंदर है, उसके हिसाब से आप लोगों को ये बैच ज्वाइन करना चाहिए और आप लोगों को रेगुलर पढ़नी चाहिए। क्योंकि इस बैच की वैलिडिटी जब ख़त्म होगी तब आप लोग इस सिलेबस को कंप्लीट पढ़ चुके होंगे और उसके जस्ट बाद आप लोगों को बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स सितंबर, अगस्त, नवंबर, अक्टूबर, इनमें आप लोगों को भरपूर देखने को मिलेंगे। एक बढ़िया मौका है, आप लोग इसे ज्वाइन करें और 27 तारीख से पहले 10% डिस्काउंट लेने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।